बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? तो जैसे आपको पता है, एक मैग्नेट होता है, उसके चारों तरफ उसकी एक फील्ड होती है। जैसे ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया होता है। उस एरिया में अगर किसी लोहे की चीज़ को या कोबाल्ट निकल की कोई धातु की चीज़ को रखो तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। लेकिन इस एरिया से अगर बाहर अगर बॉडी को रखते हैं तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पे इस मैग्नेट की फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से अगर मैग्नेट की जगह हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है क्यू पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी फोर्स को किस एरिया में, कितने एरिया में इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है? बाई अ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को ये रिपेल करेगा और नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो एरिया जहां पे इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग है। तो जाहिर सी बात है कि जहां चार्ज है उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे आप इससे दूर चलते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? तो जो हमारे पास एक ये चार्ज रखा हुआ है, मेन चार्ज जो है बड़ा वाला, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स चार्ज बोलेंगे। और एक आप एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, बिल्कुल छोटा सा, उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। उसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जो है बिल्कुल छोटा सा है और ये बहुत बड़ा है, ये हिल नहीं सकता और ये बिल्कुल छोटा सा है। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा और इसको धक्का लगेगा और ये पीछे चला जाएगा। अगर इसको ज्यादा नजदीक रखेंगे तो इसको ज्यादा धक्का लगेगा, थोड़ा दूर रखेंगे तो कम धक्का लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको कितनी फोर्स लग रही है इस सोर्स चार्ज की वजह से, वो बताती है इसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज पे, यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है। बिल्कुल छोटा सा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ये हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई और ये जेड एक्सिस, ये सेंटर पॉइंट है ओ। मान लीजिए यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, बड़ा वाला चार्ज रखा हुआ है क्यू, और इसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए दिस इज द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके लिए हमें पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, तब हमें इंटेंसिटी का पता चलेगा। तो मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, और ये यहाँ से टेस्ट चार्ज की जो दूरी है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो है आर वेक्टर, यानी ओ से यहाँ तक की दूरी आर। और इसकी जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को आप लिखेंगे आर कैप, इस डायरेक्शन को। तो जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को धक्का देगा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ, तो ये फोर्स लगेगी एफ एस, इस तरह से। तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द फोर्स जो है वो कितनी लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी टेस्ट चार्ज पे। तो फोर्स का फार्मूला कॉलम्स वाला पढ़ा हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 की जगह Q लिखा है और Q2 की जगह लिखा है Q नॉट, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना बोला मैंने? R। तो आप लिखेंगे R का स्क्वायर। और ये वेक्टर लिखा है, ये वेक्टर है तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगी। तो डायरेक्शन इसकी कौन सी है? R कैप। तो ये लिखेंगे R कैप इसकी डायरेक्शन। तो ये आगे इसकी फोर्स। अब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/Q नॉट
इसको, और साथ में लिख सकते हैं एफ की वैल्यू आप यहाँ से भर दें तो ये आया आपके पास 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और साथ में आर कैप। यहाँ आप देखेंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर, जो डेरिवेशन इसके आई फार्मूला। इसको थोड़ा सा और आगे बताएं, अगर ये वेक्टर को हटा दूं मैं यहाँ से तो मैं इसको इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तब मुझे ये वेक्टर यहाँ से डायरेक्शन हटानी पड़ेगी। अगर यहाँ से वेक्टर हटाता हूँ, ये डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन भी हटानी पड़ेगी, तो फार्मूला मैग्नीट्यूड में ये बना E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आप अगर दोनों फार्मूलों को देखें, इस शुरू वाले को देखें फोर्स में और इसमें क्या फार्मूले में फर्क है। फोर्स का फार्मूला बोलता है 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप, और ये फार्मूला बोलता है E इक्वल टू 1/4πε0 सेम। क्यू यहाँ पे भी इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, आर कैप इधर भी है, इधर भी है, पर यहाँ क्यू नोड है, यहाँ पे क्यू नोड नहीं है। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो एक ही सो आएगा क्यू बनाएगा, Q2 नहीं आएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, एक तार है बिल्कुल इस तरह सर्कुलर, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इस सर्कुलर लूप को मैंने वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है। ये जो वाई जेड दीवार नजर आ रही है इस साइड रखा हुआ है, और इसके सेंटर से मैंने एक लाइन खींची है जिसको मैंने बोला एक्स एक्सिस, जो इस साइड है। तो इस पॉजिटिव चार्ज जो इस लूप में डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालनी है। तो सपोज कर लेते हैं हमने ये एक्स वाई जेड ड्रॉ किया और ये सर्कुलर लूप बना दी वाई जेड प्लेन पे, और मान लीजिए इस लूप का रेडियस ए है, स्मॉल ए, और इसके सेंटर से पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ जिसका डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने निकालनी होती है तो हमें पहले से पता होना चाहिए सोर्स चार्ज कितना है। सोर्स चार्ज कितना है, फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का है फोर्स पर यूनिट चार्ज। और अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसमें क्यू क्या था, मेन चार्ज, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज कितना है, ये तो सारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबका कैसे निकालेंगे, तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि पूरे सर्कुलर लूप का नहीं निकालते हैं, पहले लूप का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उस पोर्शन की वजह से पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लेते हैं सर्कुलर लूप का एक छोटा सा पोर्शन लिया, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ दिस सर्कुलर लूप ए बी, और इस ए बी की लंबाई मान लेते हैं डी एल। ए से लेके बी तक जो लंबाई है, स्मॉल लेंथ है ये सर्कुलर लूप की। इसका सेंटर पॉइंट जो उसको मैंने बोल दिया सी पॉइंट को मैंने पी से जोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। तो मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन जो डीएल था, इस स्मॉल लेंथ की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, डीई, पी पॉइंट पे डीई। टेस्ट चार्ज रखा होगा, उसको धक्का लगेगा साइड, डीई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब और मान लीजिए थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस, ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि यहाँ पे कुल कितना चार्ज है, उसको यहाँ पे भरते हैं। देखिए यहाँ चार्ज कैसे निकलेगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए से लेके बी तक जो कुल चार्ज था वो मान लीजिए डी क्यू है, उसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, डी क्यू चार्ज है। पर डी क्यू होगा कितना, तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए इस पूरे सर्कुलर लूप पे चार्ज है क्यू, पूरे सर्कुलर लूप पे, तो पूरे सर्कुलर लूप की लंबाई कितनी है, तो इसका पेरीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, तो मान लीजिए इसका पेरीमीटर क्या है, 2πa। ए रेडियस है तो 2πr नहीं बोलेंगे, 2πa। तो 2πa लंबाई पे चार्ज है अगर क्यू, तो एक पे कितना होगा, क्यू अपॉन 2πa। तो डीएल लेंथ पे कितना होगा, तो डीएल लेंथ पे चार्ज होगा क्यू इंटू 2πa इंटू डीएल। तो इस लंबाई पे जो चार्ज है वो इतना होगा, और इसका नाम मैंने दिया डी क्यू। इसका मतलब हमारे पास डी क्यू किसके बराबर आया, क्यू अपॉन 2πa इंटू डीएल। सबसे पहले हमने ये निकाला कि इस छोटे से हिस्से में कितना चार्ज है, तो पूरे हिस्से में चार्ज है क्यू, तो एक में कितना होगा, अगर 2πa सेंटीमीटर में इतना है तो एक सेंटीमीटर में कितना होगा, क्यू बटा ए। तो डीएल इतनी लंबाई में कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो चार्ज है
वो यहाँ पे है इस एरिया में, इसको मैंने डी क्यू बोला तो डी क्यू मैंने ये लिख दिया है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है उसको यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ था, Q। Q का मतलब जो चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ज कितना है dq, तो मैंने लिखा dq, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैंने बोला C से P की दूरी को बोला CP का स्क्वायर, CP का स्क्वायर। ये फार्मूले में हमने भरा, तो ये फार्मूला इस तरह से हमारे पास बना के, अब यहां से हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू आपने निकाली, इसको यहां भर दीजिए। तो डी क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, ये 2 पाई ए नीचे लिख दीजिए, साथ में सीपी का स्क्वायर। तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी कितना निकलेगा, तो आप देखिए इसको, इसमें यहाँ पे फिगर को, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है, ये ट्रायंगल बनी हुई है, इस ट्रायंगल में ये एंगल लिखा है थीटा, तो हमेशा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये बेस होगी और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। दूसरी चीज कि ये ट्रायंगल है, तो इसमें ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जिसमें बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है। तो ये किसके बराबर आएगा, ए और एक्स, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप यहाँ पे, सीपी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर सीपी निकलेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे भर देंगे इसी इक्वेशन में। नीचे आपके पास जो सीपी का स्क्वायर पूछा है, तो ये सीपी कितना है, अंडर रूट है, तो सीपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर। अंडर रूट जो है वो कट जाएगा स्क्वायर से, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, और ब्रैकेट में अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली वो पूरे सर्कुलर लूप की वजह से नहीं निकाली है, बल्कि इस सर्कुलर लूप का छोटा सा पोर्शन है उसकी वजह से निकाली है। तो सर्कुलर पोर्शन, जो छोटा सा पोर्शन है उस पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो छोटे से चार्ज, कम चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, तो मैंने डी ई लिखा है, डी का मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीई। दिस इज अ डीई, दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल लेंथ डीएल। अब आप यहाँ पे देखें, फिर से फिगर की तरफ ध्यान दें। अब आपको पता है कि जब भी कोई वेक्टर, कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है तो ये लाइन दो हिस्सों में टूट जाती है, ये हमने +1 में पढ़ा हुआ है। तो इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगी डी ई एक्स, जिसको आप लिख सकते हो डी ई कॉस थीटा, थीटा के साथ डी ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगी एक और, उसको आप लिखेंगे डी ई साइन थीटा। वो नॉर्मल है, नॉर्मल कौन सी आएगी, डी ई साइन थीटा, यानी ये वेक्टर दो हिस्सों में टूट गया, थीटा की तरफ डीई cos थीटा और इस तरफ डीई साइन थीटा। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें डीई साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जैसे एलिमेंट्री पोर्शन ये वाला लिया, इसकी वजह से एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसका एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर आ गया। तो अगर इसके अपोजिट अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्री पोर्शन लेता हूँ और ऐसे ज्वाइन करता हूँ और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, तो उसका भी एक हिस्सा एक्स एक्सिस में आएगा और एक नॉर्मल आएगा। ये वाला नॉर्मल इस नॉर्मल को कैंसिल कर देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहाँ जाएगी, एक्स एक्सिस में। तो इस पूरी सर्कुलर लूप की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगी। नॉर्मल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्सिस में क्या लिखा हमने, डीई एक्स इक्वल टू डीई कॉस थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डीई एक्स इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आएगी, डीई एक्स इक्वल टू डीई कॉस थीटा। तो अभी तो एक छोटे से पोर्शन की वजह से निकाली है, फिर हमने पूरे सर्कुलर लूप से निकालनी है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डीई कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहां पे हमारे पास ये हम लिखते हैं डीई एक्स इक्वल टू डीई। अब ये है डीई, तो डीई की वैल्यू हमने यहाँ पे अभी निकाली है, डीई की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो इसी वैल्यू को मैं लेता हूं और यहाँ पे ऊपर भर देता हूं।
तो डी की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने लिखा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में है क्यू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में कॉस ऑफ थीटा। तो ये वाली नीचे वाली जो रकम थी ये सारी डी ई की ये जो वैल्यू है ये मैंने सारी वैल्यू ली और सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास आया डी ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल और ये 2 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा की वैल्यू फिर से कहाँ से निकालेंगे, इसी फिगर से निकालेंगे। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर में देखिए एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हुआ या हाइपोटेन्यूज हुआ। तो बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो कॉस थीटा हुआ एक्स डिवाइडेड बाई दिस। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स और डिवाइडेड बाई क्या बोला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का 1/2 भी लिख सकते हो। तो हमारे पास अब क्या हुआ, हमारे पास इक्वेशन बनी डी ई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हमने लिखा क्यू डी एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई ए और ये दोनों सेम रकमें हैं। जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है तो 1 और 1/2 को ऐड करो तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा 3/2। 1 प्लस 1/2 को ऐड करो तो ये आपके पास बन जाएगा। दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, दिस इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई जो है, दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन। नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप निकालना है तो आप लिखोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, total electric field due to whole circular loop, due to whole loop, पूरी लूप की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट डी ई एक्स और इसको भी इंटीग्रेट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल एक्स डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये स्मॉल नहीं रहेगी तो आप लिखोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिख दोगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो रकम है सिर्फ क्या रखना है आपने, पहले तो हमारे पास लंबाई डीएल थी, अब लंबाई पूरी सर्कुलर लूप की आएगी तो सिर्फ डीएल को रखना है अंदर, बाकी सारा सामान बाहर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख देंगे, क्यू बाहर लिख देंगे, एक्स बाहर लिख देंगे, 2 पाई ए और ये ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 बाहर रख देंगे, अंदर रह जाएगा डीएल। क्यों रह जाएगा, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पूरे सर्कुलर लूप की वजह से। तो पहले लूप की लंबाई थी हमारे पास डीएल, अब पूरी लेनी है तो पूरी लंबाई कितनी है, तो यहाँ भरेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 और डीएल की जगह आप पूरे सर्कुलर लूप की लंबाई बताओगे। तो हमें पता होता है कि जो सर्कुलर लूप है अगर उसका रेडियस ए है तो उसकी कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होती है 2 पाई ए, कितनी होती है 2 पाई ए, इसका पेरीमीटर 2 पाई ए। तो यहाँ पे टोटल लंबाई डीएल जो थी इसको हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 पाई ए। अब ये 2 पाई ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लिखेंगे क्यू एक्स और नीचे लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन मिल गया। अब इसमें हम लेते हैं दो स्पेशल केसेस। नंबर 1, अगर पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो है आपका व्हेन इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप, अगर ये पी पॉइंट यहां ना होके कहां होता, सेंटर पे होता तो क्या होना था, तो इस पी को उठा के मैं इधर ले आऊं तो एक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर जैसे उठा के ला रहे तो एक्स कम होता चला गया और यहाँ के क्या हो जाएगा 0। तो व्हेन पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो फर्स्ट केस है कि व्हेन पी लाइज एट सेंटर ऑफ लूप, जब पी सेंटर ऑफ लूप में लाई करते हैं तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, x 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में x को 0 कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा।
तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा Q, और ये x जीरो भरेंगे जब यहाँ पे Q, और ये बाकी जो यहाँ जीरो भरेंगे तो जीरो के साथ सारी रकम क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो भर देंगे तो सारी रकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कि जीरो से सबको मल्टीप्लाई यानी जीरो। इसका मतलब है अगर P पॉइंट, अगर ये P पॉइंट सेंटर में होता तो इस सेंटर में इस सर्कुलर लूप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी थी, जीरो होनी थी। दूसरा इसका पॉइंट है कि अगर P पॉइंट आपका बहुत दूर हो, एट ए डिस्टेंस x वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, यानी ये x जो दूरी है इसकी बहुत दूर हो, ये बहुत दूर हो पॉइंट, ये a जो इसका रेडियस है उससे काफी ज्यादा दूर हो ये। तो सेकंड पॉइंट जो है उसके लिए फिर आप लिखोगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट कि व्हेन P lies at x वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जब व्हेन P lies at x वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी कि x बहुत दूर है a से, यानी a छोटा है बहुत, a जो है x से बड़ा छोटा है। तो इस इक्वेशन में आप a को हटा देंगे, क्योंकि जो छोटी चीज होती है फिजिक्स में उसको हम हटा देते हैं। तो इसको a को यहां से हटा दीजिए। जब a को यहां से हटा देंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे बनेगी E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई a तो हट गया, अब नीचे क्या बचा आपके पास, x² की पावर 3/2, और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास है 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पावर बची 3, x से ये पावर कट गई, ये बच गया 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/4πε0, और साथ में बचा q डिवाइडेड बाई x²। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कहाँ पे, व्हेन पॉइंट लाइज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, वो हो जाएगी 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई x²। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा अलोंग किस डायरेक्शन में होगी, px। px कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ये px इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अलोंग px। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप ध्यान से एक बार इसका देख लीजिए।